हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भैया बोर्ड्स के पेपर खत्म होने वाले हैं, बस एक ही पेपर बचा है, वो बचा है मैथमेटिक्स का पेपर बचा है। तो ये मैथमेटिक्स का पेपर है ना, आपको बहुत ही अच्छे से देना है और इस वीडियो के बाद में आपका बहुत ही अच्छे से आने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फुल सिलेबस इन वन शॉट करने वाले हैं कि एक बारी में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। अब जैसे कि आपने ना जो पेपर दिए, पहले वाले पेपर आपके बहुत ही अच्छे गए, ये मेरे को पता लगता है आपके कमेंट्स से, तो आप कमेंट्स तो बहुत ही अच्छा करते हो, तो उनके लिए आप सभी का थैंक यू। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे कि मैथ्स है ना, मैथ्स के अंदर आपको ना कुछ जो चीजें हैं, थोड़ी टेक्निकल चीजें मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। अभी ये जो वन शॉट है, इसको तो आपको पूरा देखना ही है, क्योंकि इससे आपका पूरा सिलेबस का आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया क्या है इस पूरे सिलेबस में, और आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लोगे। अब देखो, मैथ्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मूला। अगर आपको कोई चैप्टर स्टार्ट करना, आपने उसको पढ़ रखा है, तो सबसे पहले उसके फॉर्मूलास को रिवाइज करो। अगर चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो उसका एक बार वन शॉट देखो। ठीक है, वन शॉट जब आप कर लो, देन फिर उसके बाद में आपको मूव करना है एनसीईआरटी के ऊपर। और एक बात बता देता हूं कि अभी इस टाइम के ऊपर आपको बहुत सारी लंबी लंबी मैराथन्स मिलेंगे, क्वेश्चंस करवाएंगे, टफ क्वेश्चंस करवाएंगे, उनको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, आप सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको करके ना उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। अब जो स्टैंडर्ड मैथ वाले हैं, वो अगर ये आपका हो चुका है तो उसके बाद में एनसीईआरटी के बाद में आपको जाना है पीवाईक्यूज के ऊपर, और पीवाईक्यूज कर लो, देन फिर इसके बाद में कोई सी भी रेफरेंस के ऊपर चले जाना आरडी शर्मा के ऊपर, जो कि आपकी एक एडिशनल बुक रहेगी। अभी इतना टाइम नहीं है, तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी को करो, फिर उसके बाद में पीवाईक्यूज को करो, फिर ये इतनी आपकी सफिशिएंट तैयारी हो जाएगी। दोनों ये वीडियो दोनों बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए है, क्योंकि फॉर्मूला सभी के अंदर सेम ही है। देन फिर इसके बाद में एक प्रॉब्लम जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, वो होती है सिली मिस्टेक की, कि भैया क्वेश्चन तो पूरा सॉल्व करते हैं, लेकिन पता नहीं वो लास्ट के अंदर हमसे कहां पर गलती हो जाती है, जिस वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो देखो, सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक को अवॉइड करने का एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। आपको अभी प्रैक्टिस ही करनी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिली मिस्टेक अपने आप खत्म हो जाएंगे, और थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और ध्यान से उसको सॉल्व करना। और अब इसके बाद में हम लोग जल्दी से करते, पूरा का पूरा देखना, सभी आपके फॉर्मूलाज और सभी जो ट्रिक्स के साथ में मैंने आपको बता रखा है, तो आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले हो। रियल नंबर। तो अब देखो, रियल नंबर के अंदर जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है, वो आता है कि HCF इंटू LCM ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर नंबर। तो इसके ऊपर बेस्ड एक सीधा सा MCQ क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको थोड़ा याद रखना। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जाते। अब ये कौन से हो सकते हैं? √3 हो गया, पाई हो गया, √7 हो गया, और यहाँ पर एक E भी होता है जो कि एक कांस्टेंट होता है, और यहाँ पर आयोटा होता है जो भी एक कांस्टेंट होता है। तो ये सब जो होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं आते, उनको कहा जाता है इर्रेशनल। लेकिन वहीं पर ही जो नंबर्स हैं जो कि P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाएंगे, तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं रेशनल नंबर, जैसे कि -2 हो गया। ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, और इसके अंदर P एंड Q क्या होते हैं? ये को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, आपको बस इतना सा सिंपल सा याद रखना है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है, वो आता है पॉलिनोमियल। अब देखो, पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है कि डिग्री क्या रहेगी। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, जैसे कि P ऑफ x है, वो है ax की पावर n प्लस ऑफ b ऑफ x की पावर n-1। यहाँ पर जो पावर है x की, वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जाएगी। अगली जो टर्म आएगी वो आएगी n-2, उससे अगली जो टर्म आएगी वो आएगी n-3। तो इस तरीके से x की पावर रिड्यूस होती जाएगी, और लास्ट के अंदर बचेगा कांस्टेंट, जहां पर x की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या रहेगा, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x। इसके अंदर जो हाईएस्ट पावर है वही रहती है उस पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे कि इसके अंदर इसकी डिग्री की बात करें, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है x की पावर n, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी n, इसकी डिग्री हो जाएगी। जो लीनियर होते हैं उनके लिए डिग्री होती है 1, क्योंकि यहाँ पर बस एक x के ऊपर 1 पावर रहती है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं, इनके लिए डिग्री रहती है 2, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c। जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, उससे कम भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अंदर कांस्टेंट ना भी हो, ये x वाली टर्म भी ना भी हो, तो भी उसकी डिग्री 2 ही रहेगी। और इसी तरीके से क्यूबिक के लिए उसकी डिग्री रहती है 3। देन फिर इसके बाद में
जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है, बेसिकली उसका रूट होता है, जिसमें क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू ऑफ एक्स रहती है जिसके लिए कि जो p ऑफ एक्स है वो जीरो हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमें एक इक्वेशन दी हुई ax स्क्वायर प्लस bx, और यहाँ पे कहा गया है कि जो 2 है वो है इसका रूट। देन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, p ऑफ एक्स आपने सपोज कर लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx जो कि आपको गिवन है, और इसमें कहा गया है कि 2 इज रूट, तो मतलब क्या होगा, p ऑफ 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। तो आपको p ऑफ 2 निकालने के लिए क्या करना है कि ये जो p ऑफ x था इसमें सारी जगह पे जहां पर भी आपको x दिख रहा है वहां पर आपको क्या कर देना है, 2 पुट कर देना। आपने 2 पुट किया और इसको सॉल्व कर देना, ये यहां पर आ जाएगा 4a प्लस ऑफ 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। देन अगर बात करें कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने का एक तरीका होता है कि आप ग्राफ्स को देख करके भी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर ग्राफ गिवन है तो उससे देख करके निकाल सकते हो। ये है हमारे पास में एक p ऑफ x का ग्राफ गिवन है, तो इसमें जितने टाइम पर वो x एक्सिस को टच करेगा तो वहां पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखो कि x एक्सिस को टच कर रहा है तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 0। तो y क्या है यहां पर, वो है p ऑफ x, और यहां पर जितनी भी टाइम x को टच कर रहे हैं वहां पर p ऑफ x 0 हो रहा है। मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है दोनों, इनके ऊपर y की वैल्यू 0 है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए इसके रूट हो गए। तो आपको याद रखना है कि जितने टाइम x एक्सिस को टच करेगा उतने उसके नंबर ऑफ रूट्स रहेंगे। ठीक है, देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो नोट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ जीरोस जो हैं उसके लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, उसकी डिग्री है 2। ठीक है, उसकी डिग्री है 2, तो उसके नंबर ऑफ रूट की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ रूट जो रहेंगे हमारे पास में वो रह सकते हैं 2, मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, हो सकता है 1 भी और हो सकता है 0 भी हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ये बात अपने दिमाग में रख लेना। देन फिर इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट पॉलिनोमियल आता है वो आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बेसिक जो इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है, वो रहती है p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस कॉन्स्टेंट। यहां पर a 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा, एक बार केस ले लेते हैं कि 0 हो जाएगा, तो ये जो x स्क्वायर वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी, प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ कॉन्स्टेंट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक लीनियर फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन हमें इसे क्वाड्रेटिक रखना है, इसीलिए a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती और बाकी की वैल्यू 0 हो सकती है। और यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड सीधा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला ये कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसका केस ये रहेगा कि इसके पास में 2 डिफरेंट रूट रहेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट विल एग्जिस्ट, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहने वाला है क्योंकि 2 बार इसको टच कर रहा है तो इसके 2 रूट रहेंगे। देन फिर इसके बाद में अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो इस केस के अंदर क्या होगा कि इस केस के अंदर कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करने वाली, ये इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर भी टच नहीं कर रहा। देन फिर इसके बाद में जिसकी थर्ड वैल्यू आती है वो आती है कि d की वैल्यू अगर क्या हो जाए, वो हो जाए 0। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल और इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। इस केस के अंदर ये जो पॉइंट है ये बताता है कि यहां पर एक रूट है जिसके लिए कि इसके दोनों के दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल एक बेसिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहां पर a 0 नहीं हो सकता। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि ये इसका ग्राफ इस तरीके से होता है कि x एक्सिस को कितने टाइम टच करते हैं, 3 टाइम टच करता है। ठीक है, फर्स्ट रूट नेगेटिव हो सकता है, सेकंड रूट 0 हो सकता है, थर्ड रूट पॉजिटिव हो सकता है। इस तरीके से इसका हमारे पास में रहता है क्यूब का ग्राफ। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि आता है हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई भी 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी, जैसे कि इक्वेशन गिवन है ax प्लस b1y प्लस ऑफ c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस ऑफ c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको गिवन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर a b c की वैल्यू अलग अलग निकाल लो एक तरफ करके, और आप ऐसे लिख लेना। फिर इसके बाद में आपको वैल्यूज कंपेयर करनी है कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 अगर अनइक्वल रहते हैं, उनमें कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ऐसे अगर रहेगा तो उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, और वो जो लाइन का नेचर है वो रहेगा इंटरसेक्टिंग लाइन।
और फिर इसके बाद में आता है कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा कि एक ऐसी कंडीशन है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 पर वो c1/c2 के बराबर नहीं रहेंगे। तो इस केस के अंदर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा और ये जो लाइन होंगी ये होंगी पैरेलल लाइन और इनका जो नेचर रहेगा वो रहेगा इनकंसिस्टेंट, इनका नेचर रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, वो करते हैं इनफाइनाइटली सॉल्यूशन की, उनके बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो वो कौन सी लाइन होती है, उसके लिए आपको करना होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं उनको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइन, जिनके लिए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। देन फिर अगर आपको वैल्यू ऑफ x निकालनी, जैसे कि ये दो इक्वेशन है, तो इनमें अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए दो तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट तरीका होता है बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों में से किसी में से x की वैल्यू निकालो और इसमें से पुट कर दो, जो भी आसान है उसकी निकाल करके दूसरे में पुट कर दो। तो यहाँ पर दिया हुआ है x + 2y = 3, तो यहाँ से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 2y को इधर ट्रांसफर किया तो x की वैल्यू होगी x = 3 - 2y। अब ये जो x की वैल्यू है इसको उठा करके हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर रख सकते हैं 7 × 3 - 2y और -15y = 2 और एक तरफ y रहेगा और यहां से आपके पास में y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब y की वैल्यू आ जाएगी तो उसको इस इक्वेशन के अंदर रख करके x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से एक तरीका होता है ये, जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो दूसरा तरीका है वो है बाय एलिमिनेशन। अब देखो एलिमिनेशन के अंदर क्या होता है कि आप कोई एक पूरी टर्म को कैंसिल कर देते हो, या तो आप पूरी पूरी x की टर्म को कैंसिल कर दोगे या फिर आप पूरी पूरी y की टर्म को कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ पर दो इक्वेशन गिवन है, x + 3y = 6 और दूसरी इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 12। तो आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा होगा कि ये 3y और 3y है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हम इनको आसानी से कैंसिल कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड को फर्स्ट में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3y से 3y कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे बचा x और x की वैल्यू आ गई x = 6। अब x = 6 आप चाहो तो सेकंड में पुट कर दो या फिर आप चाहो तो फर्स्ट में पुट कर दो, वहां से आपके पास में y की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी आपको तरीका सही लगे एग्जाम के अंदर वो उससे आपको एग्जाम में सॉल्व कर देना है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, ठीक है। तो हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देखो। वो ये है कि बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी, वो रहेगी ax² + bx प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ पर a 0 नहीं रहेगा और इसके दो रूट रहेंगे अल्फा और बीटा, और अल्फा बीटा इसके रूट रहने वाले। अब हम बात करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से होता है। दो तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आप अभी याद कर लो। वो है कि अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो वो होता है -b प्लस माइनस, यहां पर आ जाता है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूं, -b प्लस माइनस ऑफ, यहां पर याद रखो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर अल्फा चाहिए तो उसके लिए पॉजिटिव रखना है और अगर बीटा चाहिए तो उसके लिए नेगेटिव रखना है। देन फिर इसके बाद में क्या होता है कि √ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो -b प्लस माइनस √ d डिवाइडेड बाय में 2a, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है, वो होती है हमारे पास में b² - 4ac। तो इसको हम ऐसे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देन फिर इसके बाद में यहाँ पर जो d है वो होता है b² - 4ac, जो कि इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा इस सेकंड वाले पॉइंट से, वो ये है कि नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा, अब d इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस के अंदर रियल और अनइक्वल रूट रहेंगे, लेकिन जो रूट है उनकी वैल्यू रहेगी -b प्लस माइनस √d/ 2a। तो आपको वैल्यू भी याद रख लेने की यार, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये वाला फॉर्मूला लगा करके सीधी सी वैल्यू निकाल लेनी है। और अगर मान लो कि d की वैल्यू 0 हो जाती है, बहुत बार क्वेश्चन के अंदर आएगा कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द इक्वल सॉल्यूशन, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है कि d की वैल्यू को 0 करना है। और अगर आपको रूट निकालने तो वो सीधे रूट होते हैं, x = -b/2a। आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधा आपके पास में रूट आ जाएंगे। देन फिर अगर आपके पास में d <0 होता है तो इस केस के अंदर क्या होता है कि आप देख रहे हो कि ये जो d है ये होता है अंडर रूट में। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसीलिए कोई भी रियल रूट नहीं बनेगा। तो जहां पर भी आ जाए कि d इज <0 वहां पर हाथों हाथ लिख देना कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में, वो आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
मतलब AP, इसके अंदर इसके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है, बेसिक है, आपको पूरे सिंपल से फॉर्मूलाज लगाने और आपको सॉल्व करते जाना है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर एक कोई फर्स्ट टर्म है जैसे कि 1 है और सेकंड है 2 और थर्ड है 3 और फिर फोर्थ है 4, तो यहां पर क्या हो रहा है कि सभी के अंदर +1 का एडिशन होते जा रहा है, ठीक है, सभी के अंदर +1 का एडिशन हो रहा है। तो ऐसी टर्म होती हैं जिनके अंदर कंटिन्यूअस में एक सीक्वेंस के अंदर कोई नंबर ऐड होता है, उसको कहते हैं AP। अब जैसे कि ये है, ये हो गया A, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो होगी A+D, फिर थर्ड टर्म क्या होगी, वो होगी A+2D, फिर फोर्थ टर्म क्या होगी, वो होगी A+3D। तो इस तरीके से कंटिन्यू में सीक्वेंस चलता जाएगा और जो फर्स्ट टर्म होती है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है A से और सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं A+D से। और यहां पर जो D है वो होता है कॉमन डिफरेंस, जिसकी की वैल्यू होती है नेक्स्ट टर्म माइनस ऑफ प्रीवियस टर्म। जैसे कि अगर आपको वैल्यू निकालनी है D की तो A2 माइनस आपको A1 करना पड़ेगा और ये सभी की वैल्यू सेम रहती है, चाहे से आप A3 माइनस A2 कर लो, A4 माइनस A3 कर लो, D की वैल्यू हमेशा ही कांस्टेंट रहती है। और D जो है वो हमारा हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। अगर आपके पास में D की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सही कर रहे हो, ठीक है। देन फिर इसके बाद में आता है कि अगर आपको कोई भी nth टर्म निकालनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 20 टर्म है हमारी AP के अंदर और आपको 18th टर्म निकालने की 18th टर्म निकालनी, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने निकाला है वो ये है कि AN, मतलब कि अगर आपको A80 निकालना है तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, वो हो गई 18, ठीक है। वो रहता है A+(n-1) × D और फिर इसके बाद में आप n की वैल्यू पुट करके आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लास्ट टर्म निकालनी है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है L से और वो होता है A+(n-1) × D। देन फिर इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि nth टर्म फ्रॉम एंड, की अगर एंडिंग से आपको बोला जाए कि nth टर्म होती है तो वो कैसे निकालोगे, तो उसको निकालने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान होता है। वो होता है कि लास्ट टर्म जो है वो हो जाती है फर्स्ट टर्म और फिर इसके बाद में आपको माइनस करने देना होता है n-1 × D। बस इसके फॉर्मूला के अंदर इतना से चेंज है, अगर एंड है तो वहां पर L आ जाता है और माइनस आ जाता है n-1 × D। देन फिर अगर हम बात करें कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ AP कितनी, अगर हमारे पास में 10 टर्म है तो उनका सम अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहता है Sn = n/2 × 2a और +(n-1) × D। और यहां पर अगर बात करें an की वैल्यू अगर सिर्फ और सिर्फ आपको निकालनी है, ऐसा कह दिया जाए कि आपको 7th जो टर्म है उनका सम गिवन है, मतलब S7 की वैल्यू गिवन है और उसी के साथ में एक वैल्यू गिवन है S6 की, तो आप यहां से बहुत ही आसानी से an की वैल्यू निकाल सकते हो कि मतलब A7 की वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको ये वैल्यूज गिवन है Sn की और Sn-1 की, ठीक है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है लाइंस हैं वो 2 डायमेंशन के अंदर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला कंफ्यूजन तो हमें यही हो जाता है कि हॉरिजॉन्टल होती है वो एक्स एक्सिस होती है, तो उसको हम कहते क्या हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, एब्सिसा कहते हैं फिर ऑर्डिनेट कहते हैं। तो अभी याद कर लो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कहा जाता है एक्स एक्सिस और इसका नाम होता है वो होता है एब्सिसा, और जो वर्टिकल होती है उसको कहा जाता है वाई एक्सिस और इसका नाम होता है वो होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होती हैं, एक को याद रख लो, दूसरे वाली का अपने आप पता रहेगा कि यार दूसरा नाम जो है वो वाई एक्सिस के लिए रहेगा। देन फिर इसके बाद में यहां पर आता है वो आता है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो डिस्टेंस फार्मूला किसके बीच में लगाया जाता है कि एक पॉइंट कोई भी P है यहां पर और एक कोई दूर पॉइंट है Q और इनके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, वो होता है √ में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर की जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें से आपको प्रीवियस पॉइंट की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके आपके पास में डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। देन फिर इसके बाद में आता है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधा 3 नंबर के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो इस सेक्शन फार्मूला के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक A पॉइंट है और एक है हमारे पास में ये B पॉइंट, ठीक है। ये है एक लाइन के ऊपर और इनमें कोई भी एक P पॉइंट है बीच में जो कि इनको स्प्लिट कर रहा है m1:m2 के अंदर, ठीक है। m1:m2 के अंदर इनको क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। तो अगर हमें निकालनी है कि P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है कि m1 × x2 प्लस माइनस ऑफ m2 × x1 डिवाइड बाय में आ जाता है m1 प्लस माइनस ऑफ m2। और अगर आपको इंटरनली कह दिया जाए कि इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है तो आपको प्लस लेना है, और अगर कहा जाए कि
कि एक्सटर्नली कर रहा है तो उसके लिए आपको माइनस करना है, ठीक है। बस इसमें इतनी सी बात याद रखो, एक टर्म 1 की रहेगी तो दूसरी वाली जो टर्म है वो रहने वाली है 2 की। अगर m1 है तो उसके साथ में आएगा x2, ठीक है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है, वो आता है कि अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो जिस तरीके से x कोऑर्डिनेट निकाला था उसी तरीके से हम लोग y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 इंटू वाई प्लस माइनस ऑफ m2 इंटू y1, ठीक है। y2 और y1 को अलग अलग करेंगे, पहले y2 आती है फिर y1 वाली टर्म आती है और नीचे हमें m1 प्लस m2 करना है। और अगर कह दिया जाए कि आपको इसका मिड पॉइंट निकालना है ab का, तो इसके लिए लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x1 प्लस x2 करना है और उसको हाफ कर देना है, y1 प्लस y2 करना है और उसको हाफ कर देना, वहां से हमारे पास में उसके मिड पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देन फिर इसके बाद में आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप अपनी सेफ्टी के लिए याद रख लो कि हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस ऑफ x2 इंटू y2 माइनस y1 प्लस ऑफ x3 इंटू y1 माइनस y2, तो ये होती है एरिया की वैल्यू। देन फिर यहाँ पर एक और जो पॉइंट आता है वो आता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की वैल्यू क्या होती है, सेंट्रोइड की वैल्यू होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y की वैल्यू होती है, वो होती है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय में 3, ठीक है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा हुआ है क्योंकि बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है कि फॉर द कोलिनियर पॉइंट, मतलब कोलिनियर का मतलब ये होता है कि एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है और एक सी पॉइंट, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं, एक ही लाइन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो ऐसे जो पॉइंट होते हैं इनको कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट। तो इनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है 0। तो ऐसे केस के अंदर ये वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल काम में आता है, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्राइंगल्स। अब देखो ट्राइंगल्स के अंदर कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखने, सीधा प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो आता है कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर मान लो कि हमारे ये एल एम एन है और ये जो पी क्यू आर है ये दोनों के दोनों हो जाते हैं सिमिलर, तो क्या क्या कंडीशन होंगे। तो सबसे पहली तो रहेगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल एल इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर, जो कि मैंने इस फिगर में भी बता रखा है आपको। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना कि करस्पॉन्डिंग एंगल इनके बराबर रहेंगे, ठीक है। देन फिर इसके बाद में जो इनके साइड का जो प्रपोर्शन है वो भी सेम रहेगा, जैसे कि एल एम हो गया, पी क्यू हो गया, एल एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एन अपॉन में क्यू आर और इज इक्वल टू एन एल में अपॉन में पी आर। ये आपको पॉइंट जरूर से याद रखने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी नोट डाउन कर लो। इसके बाद में आता है इसका सेकंड पॉइंट। तो देखो ये जो सेकंड पॉइंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो आपको कह दिया जाएगा कि ये इसके पैरेलल है तो आपको ये प्रूव करना होगा, और अगर आपको ये दे दिया गया है तो आपको ये प्रूव करना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। वो ये है कि इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, कि अगर कोई भी एक लाइन है जो कि इसकी साइड है, जैसे कि ये ए बी है और AC है, इनको अगर इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड कर रही है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये है थ्योरम, इसको याद रखो। इसका कहने का मतलब ये है कि इफ DE इज पैरेलल टू BC, ये इसके बराबर है, तो ये होगा कि AD ये वाली टर्म है और ये हो जाएगा DB, ये क्या है, इनका रेशियो बराबर रहेगा AE अपॉन में EC के। ये आपको जरूर से याद रखना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। देन फिर इसके बाद में आता है हमारे पास में, वो आते हैं सर्कल्स। अब देखो सर्कल से रिलेटेड आपको एक तो पॉइंट ये याद रखना है कि एक पॉइंट है अगर P, तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ही बनने वाली है। एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि अगर हमारे एक एक्सटर्नल पॉइंट है R जो कि इससे दूर है और इससे अगर हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये दोनों, तो इनमें क्या होगा कि इनकी लेंथ बराबर रहेगी RP इज इक्वल टू RQ। देन फिर इसके बाद में इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देयर आर ओनली टू टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर एक पॉइंट P है, इससे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो आप बस दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, T1 और T2 पॉइंट के ऊपर, इससे ज्यादा ड्रॉ नहीं होती है। और अगर ये T1 पॉइंट होता तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट एग्जिस्ट करती है। इतना आसान है, आपको इतना अच्छे तरीके से मैंने रिवीजन कराया, तो इसी बात के ऊपर मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर से शेयर कर देना, ताकि मेरे को भी खुशी मिलेगी और आपके फ्रेंड का भी हेल्प हो जाएगी। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आती है, वो आती है ट्रिग्नोमेट्री।
अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज है ना, उनको याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको लग रहा होगा टफ है, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर, वो होता है, ये टेबल याद रख लो, ये होती है PBP और ये हो जाता है HHB। इसका मतलब ये होता है, आपको याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप यहां पर पंडित का P ले लो, बद्री का B ले लो, प्रसाद का P ले लो, हर हर का H और B ले लो। तो ये टेबल बन गई हमारी। और इसके अंदर जब आप इस टेबल को बना लोगे तो ये जो P/H रहता है ये होता है साइन थीटा, और B/H रहता है वो रहता है कॉस थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू रहती है वो रहती है P/B। ये बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। और उसी के साथ में अगर आपको कॉसेक वगैरह की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक के लिए क्या याद रखो, कॉसेक जो है उसको क्या चाहिए होगा, C के साथ में आपको हमेशा S लगा देना है। तो कॉसेक हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी H/P। और अगर बात करें सेक थीटा, तो सेक के लिए यहां पर ऐसा रहा तो आपको यहां पर कॉस लगा देना होगा, तो वो हो जाएगा 1 में कॉस थीटा इज इक्वल टू H/B। और अगर बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसके लिए होता है 1 में टेन थीटा, और इसकी वैल्यू हो जाती है B/P। बहुत ही ज्यादा आसान था ये, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पा रहे हो। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान से देखना है कि अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा तो कहीं वहीं पर पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लग रही। वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये रहती है हाइपोटेनियस थ्योरम। देन फिर ये होगी हमारे पास में वैल्यूज। तो वैल्यूज आपको याद रखना है कि साइन थीटा ऑफ 0 कितना रहता है, वो रहता है 0, 30 के ऊपर हाफ रहता है, 45 के ऊपर 1 में √2 रहता है, और 30 के ऊपर मतलब 60 डिग्री जो है उसके ऊपर रहता है √3/2, 90 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू रहती है 1। और इसी तरीके से cos थीटा की याद रख लो, tan थीटा की आप आसानी से बना सकते हो sin थीटा अपॉन में cos थीटा करके। अगर याद नहीं है तो इस तरीके से करके आप बहुत ही आसानी से जल्दी से इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। देन फिर यहां पर आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर 1 आती है, वो आती है cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रहता है। और अगर आप इस पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे, साइन स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और एक बार हमने साइन स्क्वायर थीटा से किया, अब इसको cos स्क्वायर थीटा से करेंगे तो क्या बनेगी, इसकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी, वो हो जाएगी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों की तीनों याद रख लो तो आपको अच्छे से इसमें कोई भी मतलब क्वेश्चन नहीं रुकने वाला। इसके बाद में आता है हमारे पास में हाइट एंड डिस्टेंस। तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर बेसिकली 2 चीजें याद रखनी है, एक तो है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक है एंगल ऑफ डिस्पर्सन। तो देखो दोनों एक ही चीज होती है। एग्जाम के अंदर अगर एंगल ऑफ डिस्पर्सन आए तो मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को कहीं ऊपर से देखा जा रहा है, ठीक है, वो होता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन। और अगर नीचे से देखा रहा है तो वहां पर आता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये है बहुत ही बेसिक, ये आपको पता होना चाहिए। अब जो काम की बात है वो है ये कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर निकालनी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर एक h हाइट की एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर की एक y हाइट का फ्लैग लगा हुआ, और आपसे बोला गया कि इसकी लेंथ बताओ और अल्फा और बीटा की आपको वैल्यू दे दी गई। तो आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन बनानी होगी। एक इक्वेशन बनेगी इस ट्रायंगल के लिए जिसके अंदर एंगल क्या है, वो है अल्फा। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, वो लिख देंगे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन में x। देन फिर इसी तरीके से हम दूसरे वाला जो हमारा ट्रायंगल था, ये वाला बड़े वाला ट्रायंगल, इसके अंदर हम लिखेंगे tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू h प्लस वाई, क्योंकि ये टोटल हाइट ली जाएगी इसके अंदर, क्योंकि परपेंडिकुलर ये होता है और बेस ये है, तो यहां पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन बनेगी और आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में आते हैं, यहां पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन ये रहता है कि इसके अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पर था, फिर बी पॉइंट के ऊपर था, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, या फिर बोल दिया जाएगा कि कार ट्रेवल कर रही है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन से वाला एंगल बड़ा होगा, कौन से वाला छोटा होगा। तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये दूर करो कि ना जो इसके पास में एंगल होगा, जो कि इसके बेस के पास में एंगल होगा ना, वो होगा हमेशा बड़ा। तो बीटा जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा रहेगा। और फिर आपको अब इक्वेशन किस तरीके से बनानी है, आपको सबसे पहले तो बनाना होगा कि ये जो ओवरऑल बड़े वाला ट्रायंगल है जिसके अंदर की जो एंगल है अल्फा, तो आप यहां पर लिखेंगे tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन में x प्लस 10, क्योंकि टोटल बेस इसके अंदर वेरिएबल है। और वहीं पर अगर बात करें बीटा के अंदर, तो बीटा के अंदर आपको
आपको बेस की कोई भी वैल्यू दी हुई रहेगी, वो रहेगी यहाँ पर tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू h अपॉन में यहाँ पर 10 आएगा, x नहीं आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ, जो कि आता है अब एरिया रिलेटेड टू सर्कल। हम देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट तो आपको पता है कि एरिया ऑफ जो हमारा सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और उसका सर्क्यूमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई आर, आर होता है यहाँ पे रेडियस। तो अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जैसे कि ये हमारा सर्कल है और इसमें हमने कि ये सेक्टर मार्क कर रखा है, आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का, तो इसका एरिया क्या होगा? तो इसका जो एरिया रहता है कोई भी सेक्टर का वो रहने वाला है हमारे पास में थीटा अपॉन 360 डिग्री, मतलब थीटा इसका कोई भी एंगल होगा कि ये 60 डिग्री की आर्क है या फिर ये 80 डिग्री की आर्क है, जितने भी डिग्री की आर्क है वो यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, फिर 360 से डिवाइड करके पाई आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस सेक्टर का पूरे का एरिया आ जाएगा। और वहीं पर अगर हमें ये जो रेड वाला मार्क्ड है इसकी अगर हमें मान लो कि ये निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, तो वो हम निकाल लेंगे इसी तरीके से थीटा अपॉन में 360 और टोटल कितना है वो है 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत ही ज्यादा आसान था, इसके अंदर बस 3 से 4 फॉर्मूला है और आपका ये चैप्टर क्लियर। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज हैं वो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो इसमें है ना 3 चीजें आपको याद रखने, एक तो लेटरल सरफेस एरिया जो कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हो, और उसी के साथ में टोटल सरफेस एरिया और उसकी वॉल्यूम। बस 3 चीजें अगर किसी की याद है तो फिर आपसे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो होता है 4a स्क्वायर, और अगर बात करें टोटल सरफेस एरिया वो होता है 6a स्क्वायर, और वहीं पर अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो इसकी वॉल्यूम होती है a क्यूब की, मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी होती है वो होती है a क्यूब, और अगर इसके डायगोनल की बात करें वो होता है अंडर रूट ऑफ 3 इंटू a, ठीक है। ये 4 चीजें आपको इसमें याद रखने। इसी तरीके से क्यूबॉइड जो है, क्यूबॉइड के अंदर डिफरेंस ये होता है कि इसके अंदर लेंथ अलग होती है, ब्रेथ अलग होती है और हाइट अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो रहेगा हमारे पास में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया है वो रहेगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये रहेगा पूरा उसका टोटल सरफेस एरिया। मतलब लेटरल सरफेस एरिया के अंदर क्या है कि ये जो दीवार है ये बस 4 दीवार हैं, ऊपर की और नीचे की दीवार को इंक्लूड नहीं करना है। तो वो अब इसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट इसकी वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम के लिए आपको क्या करना है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देना, वहां से इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। और एक बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप मार्क करके लिख लो कि जो ये लेटरल सर्फेस एरिया और कर्व्ड सर्फेस एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, और अगर यूनिट नहीं दी हुई है क्वेश्चन में तो आपको लिखना होगा यूनिट स्क्वायर, क्योंकि इसका जो नंबर है वो रहता है हाफ मार्क्स रहता है कि अगर आप यूनिट लिखते हो नहीं लिखते, और अगर आंसर सही निकाल रहे हो यूनिट नहीं लिख रहे तो वहां पर गलती हो सकती है। और जो वॉल्यूम की रहेगी वो रहेगी मीटर क्यूब। लास्ट के अंदर आंसर में लगा देना कि 70 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब, इस तरीके से आपको ये करना है। देन फिर इसके बाद में हम चलते नेक्स्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर है डायगोनल की वैल्यू क्या रहती है, वो रहती है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का स्क्वायर रूट रहेगा। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इसका जो लेटरल सरफेस एरिया रहेगा, मतलब कि इसके जो हम देख सकते हैं उसको यहाँ पर आपसे कह दिया जाएगा कि बेस को टॉप को पेंट नहीं करना और आपको उसके कर्व्ड सरफेस एरिया को पेंट करना है, तो वो याद होना चाहिए 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया के अंदर क्या होगा कि सरफेस एरिया ऑफ बेस, ठीक है, बेस का मतलब ये तो टॉप है, ये टॉप है, और उसी के साथ में जो बेस है इसका एरिया भी ऐड कर दिया जाता है। इसका एरिया क्या होगा, ये है सर्कुलर में, तो सर्कुलर का एरिया क्या होता है भैया, वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो इनका भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दोनों का, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें एडिशनल ऐड करना होता है। तो ओवरऑल जो टोटल सर्फेस एरिया बनेगा वो बनेगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस ऑफ आर, ठीक है। ये आपको याद रखना। देखो ये जो फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर ही बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो गलती होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद में अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसके अंदर कोई भी एडिशनल टर्म नहीं है। फिर इसके बाद में आता है होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर क्या होता है कि जिसके अंदर की खालीपन होता है, जैसे कि ये है, इसके अंदर ये वाला जो एरिया है इनर सरफेस, ये जो पूरा मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला सरफेस है ये पूरा का पूरा इसमें खाली रहता है, बस इसके अंदर यहां से लेकर के यहां तक इसमें मटेरियल रहता है। तो इसका जो हम अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो रहता है हमारे पास में 2 पाई एच इंटू आर प्लस ऑफ आर, क्योंकि टोटल रेडियस है हमें यहां पर लेनी होगी तो वो हो जाएगी आर प्लस आर। देन फिर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो वो हो जाता है 2 पाई आर
आर प्लस आर इंटू यहां पर देखो एच प्लस ऑफ आर माइनस आर रहता है, ठीक है। देन फिर यहां पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का नया फॉर्मूला है वो ये है पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। देन फिर यहां पर हमारे पास में आता है वो आता है स्फीयर। स्फीयर मतलब क्या होता है, बॉल। बॉल का बेसिकली टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया दोनों एक ही रहता है, क्योंकि उसको आप देखोगे तो और कोई सा भी सरफेस नहीं है उसके पास में। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर की पेंट किया जाए तो उसमें से कुछ इंक्लूड। एक बॉल के अंदर क्या होता है, बस टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम रहता है, जो कि होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है हमारे पास में 4/3 पाई आर क्यूब। और वहीं पर अगर मान लो कि एक स्फीयर है जिसके अंदर की ये जो बाहर वाला एरिया है और एक उसके अंदर एक छोटी सी बॉल है और वो है अंदर से खोखली, तो आप बोल सकते हो होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो टोटल हमें दिखेगा वो तो एक्सटर्नल रेडियस वाला ही तो दिखेगा, इसलिए ये आ गया। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वो हो जाता है 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस ऑफ स्मॉल आर क्यूब। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है वो आता है हेमिस्फीयर। अब देखो हेमिस्फीयर के अंदर अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो रहता है 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत ही मतलब जो स्फीयर था उसका आधा कर दो, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया है वो होता है यहाँ पर 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा जो कि हमें दिखता है, लेकिन एरिया ऑफ टॉप भी तो रहेगा। नहीं, आप देख रहे हो नहीं, इसमें कटोरी के जैसा है, तो कटोरी के जैसा है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एरिया ऊपर का भी रहता है, तो वो ऐड होकर के यहाँ पे बन जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। और इसकी जो वॉल्यूम रहती है वो रहती है 2/3 पाई आर क्यूब। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आता है वो आता है राइट सर्कुलर कोन। तो जो राइट सर्कुलर कोन है उसके अंदर एक नई टर्म आती है, वो आती है स्लेंट हाइट, जिसको कि रिप्रेजेंट करा जाता है एल से। और ये किस तरीके से होती है कि ये जो आपने जैसे टोपी देखी होगी हैप्पी बर्थडे वाली, तो हैप्पी बर्थडे वाली जो टोपी होती है उसके ऊपर ये इस तरीके से इंक्लाइंड जो होता है इसको कहा जाता है स्लेंट हाइट। ये एच हाइट के ऊपर रहती है और इसके साथ में आर रेडियस इसका रहता है। स्लेंट हाइट की जो वैल्यू रहती है वो रहती है हमारे पास में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। और वहीं पर अगर इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो वो रहता है पाई आर एल, और एल की वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। फिर टोटल सरफेस एरिया जो रहता है वो रहता है पाई आर इंटू एल प्लस आर रहता है। ये है स्लेंट हाइट। यहां पर हाइट का कहीं पर भी काम नहीं, हाइट का काम है बस और बस वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर इसकी जो हाइट रहती है वो रहती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहां पर आता है इसमें हाइट का काम, और सारी जगह पर क्या है वो है स्लेंट हाइट। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में आते हैं वो आते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब देखो स्टैटिस्टिक्स के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक है मीन और दूसरा है मीडियन और तीसरा है मोड। ठीक है, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मूलाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीन जो है इसके अंदर एक तो है डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर कि आपको है ना सिंपल सा वैल्यूज निकालनी है। एक्स आई आपको जैसे कि गिवन होगा, एफ आई निकालना है, फिर उसके बाद में उसी से एक्स आई एफ आई निकालना है और उसको आपको ऐड करके उसको सॉल्व करना। तो आपको करना क्या होगा, बेसिकली सभी को ऐड करो, एक्स आई एफ आई को डिवाइड बाय कर दो एफ आई से, तो आपके पास में उसका आंसर आ जाएगा। इसी का ही एक दूसरा मेथड होता है जो कि होता है एज्यूम्ड मीन। ये थोड़ा शॉर्टकट कहा जाता है इसको, ये शॉर्टकट है उसको निकालने का। तो बेसिकली करना क्या कि अगर आपको मीन निकालना है तो सबसे पहले आपको एज्यूम्ड मीन निकालना होगा और उसके साथ में आपको ऐड कर देना है डी आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, मतलब कि जो भी फ्रीक्वेंसी उसका समेशन, और यहां पर जो डी आई है वो रहता है एक्स आई माइनस ऑफ ए, जो कि एक एज्यूम्ड मीन रहेगा। देन फिर इसके बाद में मीडियन का जो फॉर्मूला है वो रहता है यहाँ पर एल, जो कि लोअर लिमिट रहती है क्लास की, और उसी के साथ में एन जो है वो रहता है यहाँ पर समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी उन सभी का सम, और यहाँ पर माइनस ऑफ सी एफ क्या है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर आ जाता है एफ, और इनटू यहाँ पर एच जो कि है यहाँ पर हायर लिमिट। और फिर इसी तरीके से हम अगर बात करें मोड की, तो मोड के अंदर क्या हो रहा है, वो हो रहा है एल प्लस ऑफ f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो ये फॉर्मूला है, इनको याद रखो, वैल्यूज पुट करो, सीधा आंसर आएगा। और 2-3 क्वेश्चन इनके प्रैक्टिस करके जाना, सारे सही होंगे। और लास्ट जो फॉर्मूला है वो है इसका कि 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये जो फॉर्मूला है इसके ऊपर सीधा क्वेश्चन आएगा, आपको कह दिया जाएगा कि मीडियन की वैल्यू 10 है, मोड की वैल्यू 5 है, तो आप ये बताओ कि मीन की वैल्यू क्या रहेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहो, ये वाला अच्छे से याद रख लो। देन फिर इसके बाद में जो लास्ट चैप्टर आता है हमारा वो आता है प्रोबेबिलिटी। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी जो है वो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो है वो रहता है
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की कितने हमारे फेवर में है, डिवाइडेड बाय में हमारे पास में रहता है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना, मतलब कितनी पॉसिबिलिटी उसकी है। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, जो कि पीई डिनोट करता है, ये जैसे कि इवेंट क्या होते हैं, इवेंट ये होता है कि आपने कॉइन को टॉस कर रहे हो, आप डाइस को रोल कर रहे हो, तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इवेंट। और जैसे कि आपने जैसे कि कॉइन को टॉस करा, तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो दो सिचुएशन हो सकती है कि आपको हेड मिल जाए और आपको टेल मिल जाए। अगर आपको हेड मिलेगा तो आपका मतलब ये आ गया कि आपको हेड चाहिए, तो आपके लिए हेड ही तो होगा ना फेवरेबल, तो हेड हो जाएगा आपके लिए फेवरेबल। टोटल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगी आपकी प्रोबेबिलिटी। और इसी तरीके से डाइस के अंदर बात करें तो डाइस के अंदर 6 चीजें आ सकती है, 1 से लेकर के 6 तक। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6। और यहां पर अगर बात करें फेवरेबल कितना है, जैसे कि आपको बोल दो कि भैया मेरे को 3 नंबर चाहिए, तो आपका 3 नंबर कितनी बार आ सकता है, वो आ सकता है 1 बार, और 1/6 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर वहीं पर ही 2 डाइस को रोल कर देते हैं एक साथ, तो यहां पर बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1-1 का, 1-2 का, 1-3 का, फिर इसके बाद में बन जाएगा 2-1 का, 2-2 का, ऐसे करके लास्ट में 36 कॉम्बिनेशन बनते हैं। और ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी निकालो कि उनके अंदर उनका सम 10 हो, तो आपको सभी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेवरेबल निकालनी, डिवाइड बाय में ये करके आपको सॉल्व कर देना है। और हमेशा याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0 हो सकती है, और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये हमेशा बात याद रखना कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, 1 हो सकती है पर 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो मतलब आपका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना द एंड, क्योंकि यहां तक लास्ट तक बहुत ही कम स्टूडेंट आते हैं, जो आते हैं वो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही और वीडियोस के लिए।